पंजाब असम्बली का आज होने वाला इजलास, इसके हवाले से समा के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी आपको अपडेट भी दें कि स्पीकर के डाइस पर ख़वातीन ने कब्ज़ा कर लिया है। PTI रुकन सादिया सुहेल ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास बिस्तर भी डाल लिया है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली आज यहाँ पर शोर व गुल बपा रहा और हंगामा आराई होती रही, मछली बाज़ार का मंजर पेश करता रहा। इजलास दोबारा जिस तरह हमने बताया था आपको कि पहले यहाँ पर लोटे एक दूसरे के ऊपर फेंके गए और अब ये खबर आ रही है कि स्पीकर के डाइस पर ख़वातीन ने कब्ज़ा कर लिया है। PTI की रुकन है सादिया सुहेल, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास बिस्तर डाल लिया है। तो किसी भी सूरत में जो हुकूमती अरकान हैं वो इजलास को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इजलास की कार्रवाई आगे चलने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि जो रवैया अपनाया जा रहा है हुकूमती बेंचेस की जानिब से वो बिल्कुल भी मौजूद दिखाई नहीं दे रहा है। लोटे उछालने के मनाजिर तो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब स्पीकर के डाइस पर ख़वातीन ने भी कब्ज़ा कर लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि PTI रुकन हैं सादिया सुहेल, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास बाकायदा बिस्तर भी डाल दिया है। तो किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है कि कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं हुकूमती अरकान के ये इजलास की कार्रवाई आगे चल सके। और हमने आपको सुबह से ही बता रहे हैं, सुबह से ही आगाह कर रहे हैं, दोस्त मज़ारी जिनका ये कहना था कि कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जाएगा कि जो असम्बली की कार्रवाई में खलल पड़े, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे ही दोस्त मज़ारी ने इजलास शुरू करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ करना चाहा तो ऐसे में हुकूमती अरकान की जानिब से उनको ज़दोकोफ किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। स्पीकर के डाइस पर ख़वातीन ने अब कब्ज़ा कर लिया है और PTI रुकन सादिया सुहेल ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के पास बिस्तर भी डाल लिया है। हमारी सीनियर एंकर किरण नाज साहिबा हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। किरण, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो आप हमें मुसलसल लम्हा ब लम्हा बता रही हैं और अपडेट इस सिलसिले में अभी यही है कि बड़े अजीब से मनाजिर देखने में आ रहे हैं। इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ नहीं रही है और अब तो सबसे बढ़कर यह है कि PTI रुकन सादिया सुहेल ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी के बाद अब तो बिस्तर भी डाल दिया है, यानी तय कर लिया है हुकूमत ने कि इजलास की कार्रवाई नहीं होनी। बिल्कुल, फवाद बताएं इससे ज़्यादा और तकलीफ दे मनाजिर और अफसोसनाक मनाजिर क्या हो सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हैं और रमज़ान में हम ऐसे मनाजिर पंजाब असम्बली के देखें कि जहाँ अफसोस, इंतहाई अफसोस होता है कि ये वो मुअज़्ज़िज़ अराकीन है, ये मुअज़्ज़िज़ असम्बली है कि जहाँ पर ये सारे मामलात हो रहे हों। ख़वातीन अराकीन भी क्या कर रही हैं इस इजलास को रोकने के लिए, जो मर्द अराकीन यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से क्या क्या किया जा चुका, ये भी जितना कुछ हम बता चुके हैं उसके बाद शायद खुद बताते हुए भी नाकाबिल यकीन सा मंजर लग रहा है कि मारा मारी होना और उसके साथ साथ यहाँ पर बैनर्स उठा के लेकर आ जाना, बाल नोचना, बहुत अजीब व गरीब हरकत है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जो वो मुअज़्ज़िज़ अराकीन, जो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान असम्बली यहाँ पर मौजूद हों उनकी जानिब से ये हरकतें की जा सकें। ये बड़ी तकलीफ दे मनाज़िर हैं। नहीं मनीफ साहब, इससे पहले कि मैं खालिद अज़ीम साहब के पास जाऊँ, मैं चाह रही हूँ ज़रा आप वो जो सारा नंबर गेम है ना वो एक दफ़ा मुझे डिटेल में बता दें कि किस तरह से जो अपोजिशन है उनके पास किस तरह से नंबर्स पूरे हैं और किस तरह से जो हुक्मरान जमात है जिनके उम्मीदवार काफ़िले के हैं उनके पास मुकम्मल नंबर्स नहीं है। और वही वो रीज़न है कि जिसकी बुनियाद पर ये नहीं चाहते किसी भी तरह से कि आज की कार्रवाई का आगाज़ हो सके। नईम साहब देखिए, मैं नंबर्स मेरे पास लिखे हैं, मैं ये आपके साथ शेयर करने से पहले आपने कुछ देर पहले बात की थी कि फ़र्क क्या है पहले की PTI में और आज की PTI में और यहाँ पर क्यों नंबर्स कम हुए। आपने खुद ही जो है कुछ नाम लिए थे, मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ कि देखिए, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, साबिक गवर्नर पंजाब जिन्हें बरतरफ किया गया चौधरी मोहम्मद सरवर, और जिस दिन से बरतरफ किया गया है वो बहुत एक्टिव रहे हैं और उन्होंने भी कुछ नंबर्स मैनेज किए हैं PTI के, जो अब हमजा शहबाज को वोट दे रहे हैं। उसके बाद दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के साथ जो कुछ किया अपने ही जमात ने और PTI ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की और उनका जो हम ख्याल ग्रुप है, अगर ये सारे ग्रुप्स को आप देखें तो किरण वफाक में जो नताइज आए हैं, वफाक में ये तमाम मिलके उस तरह से मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आपको कथा कलामी कर रही हूँ, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक खबर मेरे पास आ रही है और वो खबर मैं इस वजह से इसको रिलेट कर सकती हूँ वफाक की कार्रवाई से, क्योंकि मरकज़ में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर कलअदम करार दिया था अदम एतमाद की कार्रवाई को, बिल्कुल उसी तरह का एक सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई अदालत जो है ना वो नहीं देख सकती असेंबली के अंदर जो कुछ भी हो रहा है,
69 आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है कि अदालत आइन के तहत असेंबली कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती है। ऑब्वियसली जब ये सारा मामला होगा तो किसी न किसी को तो आना पड़ेगा ना, और फिर अदालत ही रह जाता है वो दरवाज़ा कि जहाँ पर खटखटाया जाता है और वहाँ से इंसाफ की अपील की जाती है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 69 के तहत ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सुनिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के नाम को जो धब्बा लगा है ना, वो जो हमारे थे लोग जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, उनका फैसला क्यों रोका गया है? उनको क्यों अंदर आने दिया गया है? बात उनसे शुरू हुई है, वो उनको लेके आए हुए थे सारे साथ। हमने लोगों के ना, अब बात सुनने आपने सवाल किया, नून के लोगों का एहतराम करते हुए उनके मैंडेट का, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो जब वो हमारे लोगों को था कि ज़बरदस्ती, किस लिए इन्होंने लालच दिए, उनको कैश दिया, किस लिए उनको ऑफर की मिनिस्ट्रियों की, किस तरह उनको उन्होंने वर्गलाया, और वर्गला के 3 होटलों में उनको रखा गया शिफ्ट करके, और होटलों से तो कह रहे हैं कि जी जो ऐवान का बिजनेस है उसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, और फिर वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अब जिनको मुनर्रिफ अरकान कहा जा सकता है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि होटल में उनको ज़दोकोब करके रखा, होटल में उनको रखा और फिर वहाँ पर उनको वर्गलाया गया। वर्गलाने के बाद ये वो अक्लमंद अरकान जिनको आवाम समझती है कि ये हमारे मसाइल लेकर जाएंगे और ये हमारे मसाइल को डिस्कस करेंगे, ये हमारे मसाइल का हल निकालेंगे, उनके बारे में परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको वर्गलाया गया और वर्गलाने के बाद उनको अपनी तरफ किया गया है। नहीं मनीफ साहब, अपनी बात को भी कंप्लीट कर लीजिए और इसको भी ऐड कर लीजिएगा, जिन लोगों को वर्गला कर उस तरफ भेजा गया है। असल में ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, शायद उन्होंने कोई अपनी अदालत लगाने का फैसला कर लिया है और आईने काफ लीग के तहत वो इस मुल्क को और इस सूबे को चलाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना याद दिलवाना चाहता हूँ कि यही सारा प्रोसेस था जिसके तहत वो स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे। इसी तरह जो जहांगीर खान तरीन का जहाज जो है वो पूरे सूबे से और जनूबी पंजाब से उड़ता था, और जिन वोटों के साथ उस्मान बुज़दार वजीर आला बने थे, उन्हीं वोटों के साथ जो नून लीग से तोड़े गए, पीपल्स पार्टी से तोड़ के लाए गए, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको बिल्कुल लोटे के अलकाबात से नहीं पुकारा था। उस वक्त वो हीरो थे, उस वक्त विकटें गिरा रहे थे इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही, और इसी यही लोग थे जिनके वोट के साथ ये स्पीकर मुंतखब हुए थे। अच्छा, मैं वो बात ये कर रहा था कि ये मैं जितने धड़ों का मैंने जिक्र किया, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, चौधरी मोहम्मद सरवर और दोस्त मोहम्मद मजारी जो है, इनके जो हम ख्याल लोग हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये जितना भी धड़ा है, ये जितने भी नंबर्स हैं किरण, ये सारी स्ट्रेंथ पंजाब असेंबली में है। इनका जो वोट बैंक है वो पंजाब असेंबली है, और यहाँ जो है वो तादाद बहुत बड़ी है नंबर्स में। और अगर ये वोटिंग हो जाती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, अगर ये प्रोसेस हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है पंजाब असेंबली में वजीर आला का, तो इसमें जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 371 का ये ऐवान है, 371 का ऐवान है। वजीर आला बनने के लिए 186 वोट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर 186 वोट जो है वो पूरे नहीं होते और दोनों तरफ 186 का नंबर पूरा नहीं होता, तो फिर रीपोल होगा। रीपोल में जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास 159 वोट हैं और काफ लीग के 10 वोट्स हैं। इन नून लीग के 3 मुनहरफ अरकान जो हैं वो इनके साथ मिले हैं। इस तरह इनका नंबर तकरीबन 169 और 172 बन जाता है। दूसरी तरफ नून लीग का 165 है, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान उनके साथ हैं, 3 आजाद अरकान ने बाकायदा तौर पर नून लीग ज्वाइन कर ली है, और पीटीआई के मुनहरफ जो अरकान हैं उनकी तादाद 24 है। ये मिला के किरण 200 अरकान जो हैं वो इस वक्त जो आज मुकामी होटल से कोचिज में बैठ के पंजाब असेंबली पहुंचे हैं, 200 अरकान जो हैं ऑपोजिशन के पास हैं, जिनके उम्मीदवार मुतहिदा ऑपोजिशन के हमजा शहबाज शरीफ हैं। जबकि इसके मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी तादाद इस वक्त 172 बनती है। अभी भी 14 अरकान जो हैं वो कम हैं।
चौधरी परवेज लाई साहब के पास 186 का फिगर पूरा करने के लिए। और इससे पहले लेजेंडरी नदीम मलिक साहब जो फरमा रहे थे, मैं उस बात को मैं करना चाह रहा था काफी देर से। ये जो 10 दिन की ताखीर की गई थी, इजलास मुलतवी किया गया था 6 अप्रैल को, जो बाकी के वाकयात हुए, जो बाकी के अरेंजमेंट की कोशिश की जाती रही, इस सारे कोशिशों में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा इस मर्तबा चूंकि उनके साथ शामिल नहीं रहे, न्यूट्रलिटी को भी खत्म करने के लिए, मुतासर करने के लिए एड़ियां तक रगड़ी गई। मुझे मजबूर हुआ मैं ये वर्ड यूज करने के लिए कि एड़ियां तक रगड़ी गई, मगर एम्पायर ने न्यूट्रल रहने का ही पैगाम भिजवाया और एम्पायर ने कहा कि हम कौमी असेंबली की तरह पंजाब असेंबली के प्रोसेस में भी न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहेंगे। जिसके बाद जो है ये इतनी पैनिक सूरत हाल हुई काफ लीग के हलकों में, और किरण बिल्कुल वो जो अंगूठा जो दिखा रहे थे चौधरी परवेज लाई साहब और उनकी शाबाशी ने मेरी उस खबर को भी दुरुस्त करार दे दिया कि ये कल रात को एक इजलास जो है इन हमलावरों के साथ भी किया गया, एक मीटिंग इनके साथ भी किया गया, उनमें खवातीन भी शामिल थी और ये जो सादिया सुहेल हैं पीटीआई की रुकन सूबाई असेंबली, ये भी मौजूद थी उस मीटिंग में और एक दो नाम मिस कर गए हैं। मैंने अभी अपने डेस्क को कहा है कि उनकी तस्वीर भी निकालें, ये वीडियोस में देखा जा सकता है। सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद कास्त्रो को इंचार्ज बनाया गया था इस हमलावर ग्रुप का, और वो इस तमाम फुटेजेस में मौजूद हैं जो हमला कर रहे हैं। तमाम फुटेजेस में उनको देखा जा सकता है। उनका नाम मिस हो रहा था। नदीम अब्बास बारा ने सबसे पहला थप्पड़ मारा है। नदीम अब्बास बारा ने सबसे पहला थप्पड़ मारा है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी को, जो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। तो चौधरी परवेज लाई ने किरण कल उस मीटिंग को जो है वो चेयर किया, उस इजलास की सदारत की जिसमें ये सारा प्लान हुआ और ये उनको टास्क सौंपा गया, किसी सूरत जो है वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होने देना और सबसे ज्यादा जो अटैक करना है वो स्पीकर चेयर पे करना है, दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद करना है और ये लोटे ले जाना। और ये सारी हैरत अंगेज तौर पे ये सारी की सारी सजेशन, ये सारी तजावीज चौधरी परवेज लाई को दी गई, जिनको उन्होंने इंडोर्स किया और आज का ये सारा हंगामा हुआ। और मेरे पास इतलात ये हैं कि हर हाल में इजलास होगा। आज रात 12 बजे से पहले दोबारा से इसका इनेकाद किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को, चीफ सेक्रेटरी को हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। ये बिल्कुल तारीख में पहली मर्तबा होगा। और जब परवेज लाई साहब ने स्पीच आज आगाज किया उस हंगामे में, हुल्लड़बाजी में, उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली की तारीख में, मैं समझ रहा था वो कहेंगे कि इस तरह का हमला स्पीकर डेस्क पे वो गुलाम हैदर वाहिद साहब के बाद कभी नहीं हुआ और आज तारीख जो है वो मसख किया जा रहा है उसको, मगर उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स जो है चौधरी परवेज लाई ने फरमान जारी किया कि पुलिस हरगिज अंदर नहीं आएगी, हम इजलास नहीं होने देंगे, आईजी पंजाब को मैं 1 माह के लिए जेल भिजवा के दिखाऊंगा। इस तरह का वो वहां से अहकामात जारी कर रहे थे। तो ये इजलास है, इसको होना है। नंबर जो है वो बुरे तरीके से खो चुकी है और 2 वज़रा के नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौजूद थे। पीटीआई के 2 वज़रा हैं, आज वो हाउस में मौजूद नहीं हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने बीमार होने का फैसला कर लिया है और आज वो बीमारी का बहाना करके आज वो इस ईवान में मौजूद नहीं है। वो 2 नंबर भी कम हो गए हैं इस वक्त चौधरी परवेज लाई के, जिनके नाम मैं इजलास के बाद आपको बताऊंगा कि वो उस लिस्ट में आज मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं मनीफ साहब, बड़े अफसोसनाक ये सारा सिलसिला है जो आपने बताया है। इससे पहले कि मैं हाफिज ताहिर अशरफी के हवाले से बात करूं, नदीम मलिक साहब आपके पास लेकर आऊंगी ये सारा किस्सा, लेकिन उससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा बात कर रही हैं, उनकी गुफ्तगू सुनवा देते हैं। असेंबली ने जो रूलिंग पास की, क्योंकि उस वक्त भी उनको शिकस्त नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, अदम एतमाद के ज़रिए, वोट की ताकत के ज़रिए इधर मुसल्लत टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया, उनको उठाकर बाहर फेंका है। इसी तरह आज जिस किस्म की गुंडागर्दी की गई, आइनी मनसब डिप्टी स्पीकर जो एक्टिंग स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, उनको तशद्दुद की नज़र किया गया, उन पर हमला किया गया। सिक्योरिटी एहलकार जो पंजाब असेंबली के थे उनके ऊपर हमला किया गया और डिप्टी स्पीकर की कुर्सी जो कि उस वक़्त स्पीकर की कुर्सी थी उसके ऊपर हमला आवर ये जो पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के मेंबरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के जो मेंबरान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब
के हुक्म के ऊपर वो फाशिज़म, वो गुंडागर्दी पंजाब असम्बली के अंदर भी की। लेकिन मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह सीएम पंजाब का इलेक्शन भी आज ही होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बल्कि ये तौहीन अदालत की है जो पीटीआई के और क्यू लीग के मेंबरान है कि इलेक्शन को रोकने की जो हरकत है उसके अंदर जो कानून को हाथ में लिया गया है और डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल जो हाई कोर्ट है वो अपने फ़ैसले की खिलाफ वर्जी में इनके खिलाफ एक्शन भी लेगी, लेकिन इंशाअल्लाह नेशनल असम्बली के अंदर भी और पंजाब असम्बली के अंदर भी जो आइन शिकन है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जो सज़ा बनती है उनको दी जाएगी। और यही वो सोच है इमरान खान साहब की जो आज कल कंटेनर पर चढ़े हुए हैं और जो मुल्क की सलामती और ख़ारजा पॉलिसी को ख़तरे में डाले हुए हैं। ये है असल में उनकी सोच, ये है वो जहनीत जो मुल्क पर मुसल्लत रहकर जिन्होंने आवाम की मईशत को तबाह किया, आवाम की रोज़गार को तबाह किया, आवाम को भूखा किया, आवाम को गरीब किया। और अब वो इन हरकतों की वजह से जो अफरा तफरी जो मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं, और हमारे वहाँ मेंबरान अगर आप देखें बिल्कुल अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे जिस तरह यहाँ नेशनल असम्बली में बैठे रहे थे। लेकिन ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है। और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन सब को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सहाफ़ी हज़रात हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जो 4.25 साल आपके मसाइल रहे हैं उनको वो ख़ुद सुनेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर ऐसी मीडिया पॉलिसी लाएंगे जो ज़्यादा प्रो मीडिया वर्कर्स होगी, जो आपके मसाइल हैं, जो बीट रिपोर्टर्स के कवरेज के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, आपकी जो और मसाइल हैं उन सब को हम मिलकर आपके मालकान के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम हल भी करेंगे। और जो कुछ हमारे से हो सका हुआ, क्योंकि मैं एक तो तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने ये 4.25 साल जो सफ़र है, बल्कि पैनमा 2015 से जो सफ़र है अपोजिशन का, और उसके बाद ये 4.25 साल जिस किस्म का सियासी इंतकाम और बदबूदार एहतसाब के ज़रिए ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं और जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ उस हवाले से बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त मैं ज़रा आप तमाम लोगों की तवज्जो लेकर जाना चाहूँगी उस तरफ जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने अपने इफ्तार डिनर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त तोशा खाना से कुछ चीज़ें गायब हुई हैं, उस हवाले से डिस्कस किया। फिर उसको फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कुछ इंडोर्स भी कर दिया कि जी उनका तोहफ़ा था, मिल गया, अगर बेच दिया तो क्या हुआ। उस पर ताहिर अशरफी, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब वज़ीर आज़म के SPM रहे हैं, उनकी जानिब से भी बात की गई है और वो कह रहे हैं कि ये तमाम सूरत हाल अफसोसनाक है, ये बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। नदीम मलिक साहब ने ये अब डिटेल में हमें खबर दी है। ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। ताहिर अशरफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कह रहे हैं आप? ये तोशा खाना के हवाले से जो चीज़ें गायब हुई हैं उसकी वजाहत होनी चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इज्जत और वक़ार के खिलाफ भी है कि जो गुज़श्ता 2-3 दिन से हम बहस सुन रहे हैं और सामने आ रही है। एक तो मैं समझता हूँ इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी टीम को, खा वो कानूनी टीम हो या मीडिया की टीम हो, उनको बड़ी क्लियर आके चीज़ को वाज़ेह करना चाहिए कि ये क्या है। और दूसरी गुजारिश मेरी मीडिया के दोस्तों से भी है कि देखें, दोस्त ममालिक तो जब भी कोई मेहमान जाता है उसको तहाइफ देते हैं और एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, उस ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक पाकिस्तान में उसका चलता होगा। उसमें उन तहाइफ देने वालों का क्या कसूर है? हमारे कुछ दोस्त जो हैं कुछ ममालिक के नाम ले रहे हैं, मैं उनसे आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि भाई आप दोस्त ममालिक के नाम ना लें। पहली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई कानून के खिलाफ कोई चीज की है और तोशा खाने से इन तहाइफ को कानून के खिलाफ दिया गया है तो फिर जरूर उनके खिलाफ हुकूमत को एक्शन करना चाहिए। फिर तो मीडिया से ज्यादा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कानून के मुताबिक उन्होंने किया है तो उसके ऊपर फिर हमें जो है वो खामोश होना चाहिए। लेकिन ये जो सूरत हाल बन चुकी है इससे बहुत सुबकी हो रही है पाकिस्तान के वक़ार अल्लामा साहब, आप मुआविन खुसूसी रहे हैं सर, आपके इल्म में है कहाँ गए ये तोहफे, किसने लिए ये तोहफे? अल्लामा साहब, पहले बात तो मैं अर्ज कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 माह नुमाइंदा खुसूसी रहा हूँ ना। मेरी ये अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत और एक असूल है
मुशर्रफ साहब के दौर में जब मैं पंजाब में एडवाइजर था, मैं तोहफा वसूल भी नहीं करता और लेता भी नहीं हूँ। लेकिन लाजमी बात है कि हमारे दोस्त ममालिक ने प्राइम मिनिस्टर को या वज़रा को जो वफूद गए तहाइफ दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो तहाइफ कानून के मुताबिक तोशाखाना से लिए गए या वैसे गायब हो गए, उसकी तफसील ताहिर अशरफी साहब, ये हमारी ताहिर अशरफी साहब, एक चीज़ की तो आपको वजाहत करनी चाहिए सर, वो जो इल्ज़ाम की नोयत है उसकी वजाहत आपकी जानिब से आ जाए तो बड़ा मुनासिब हो जाएगा। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ख़बर चली, जिसको बाद में मरियम औरंगज़ेब ने भी जिक्र किया, फिर फवाद चौधरी ने भी उस पर बात की, वो ख़बर 4 बड़े तहाइफ के हवाले से है। एक हीरो का सेट, एक घड़ी, एक गोल्ड प्लेटेड गन है, क्लशिंकोफ है, और एक शायद कुछ और है, जिसको कहा जाता है मजमूई मालियत उनकी कोई 14 से 18 करोड़ रुपए की बनती है। आप लोग जब वहाँ बैठते थे तो क्या इस पे बात होती थी कि ये पाकिस्तान को मिले तहाइफ हैं, ये किसी को लेने चाहिए ज़ाती तौर पर, ये नहीं लेने चाहिए? मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इसके ऊपर। आप अगर अंदर बैठे हैं तो आपको इस पे सवाल तो करना चाहिए था कि ये नहीं लेने चाहिए। नहीं, देखिए, फिर वो बेचे गए जाके मैंने तो यूएई में। अपनी जाती जो मेरी जात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अर्ज कर दी, लेकिन ये तहाइफ मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ओपनली मिले हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड थे, कुछ चीजें जो हम सुन रहे हैं कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पर ही नहीं आई हैं, उसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। अब जो तहाइफ मिले हैं, खा वो गन हो, खा वो घड़ी हो, खा वो जो है नेकलेस हो, तो उनको कानूनी तरीके से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। अब हकीकत बात तो ये है कि ये सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर तो नहीं है, माजी में भी हमारे जो हुक्मरान है वो तहाइफ वसूल करते रहे हैं और उनको तोशाखाने से ले जाते रहे हैं। मसला सिर्फ सर, आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो जलसों में खड़े होकर हजरत उमर फारूक के दौर की मिसालें देते थे कि उनसे एक यहूदी भी आके सवाल कर सकता था। तो आप क्यों नहीं थे सवाल कर सकते? मैं क्यों नहीं सवाल कर सकता? मेरा तो राइट है, मैं तो पूरा सच जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा मलिक साहब के आइडियल सूरत हाल तो ये है कि खान साहब कहें ये तहाइफ थे, ये इतने में मैंने लिए, ये कानून के अव्वल तो वो लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गवर्नर को सैयदना उमर बिन खत्ताब ने ये कहा था कि तुम बताओ, सॉरी गवर्नर कह दिया, एक जब गए साहब नुमाइंदे के तौर पे वापस आए तो उन्होंने कहा ये मेरे हैं और ये हुकूमत के हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हुकूमत ने भेजा था कि तुम अपने तौर पे गए थे? उन्होंने कहा मैं हुकूमत का नुमाइंदा था। तो उन्होंने कहा ये भी इसमें जमा करवाओ। आइडियल सूरत हाल तो यही होनी चाहिए कि जो तहाइफ भी आए वो कौमी खजाने में जाए, कौम के लिए, क्योंकि बतौर वजीर आजम वो दिए गए हैं, जाती हैसियत में नहीं दिए गए। लेकिन हमारे यहाँ एक कानून है। आपको हाफिज ताहिर साहब, आपको एक चीज बताऊं मौलाना साहब, हमारे साथी हैं जाहिद गिशकोरी, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी इसी किरण की ट्रांसमिशन में इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इनके पास मौजूद है कुछ कागज़, तो वो ला के दिखाएं। हमारे यहाँ पुराना रूल ये था, वो जो चोरों डाकुओं की हुकूमत में था, कि वो 20% पे ये तोहफे वसूल करते थे। मौजूदा हुकूमत ने उसको रिवाइज़ करके तो 50% किया, लेकिन ये 50% तब किया जब इमरान खान वो गिफ्ट ले चुके थे, उसके बाद उससे पहले नहीं किया गया। और उनकी मालियत क्या वही थी जो मार्केट वैल्यू थी या उससे कम डिटरमिन की गई? ये इसका भी एक बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है और ये इतना अफसोसनाक है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप बोलें कि ये किसी को बाय लॉ हुकूमत को इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए, उनको ऑक्शन कर दें, हाईएस्ट बिडर को दे दें, लेकिन ये तो ना करें कि कुछ जो चीज़ 10 करोड़ रुपए की है उसको कोई 10 लाख रुपए लेके जेब में डाल के ले जाए और फिर मार्केट में जाके 10 करोड़ की बेचे। ये चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये पीछे भी होती थी, पिछले दौर में भी, सही कहा आपने, अब भी हुई है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ इमरान खान में और उनमें? कोई डिफरेंस कैसे करेंगे हम? मैं मलिक साहब आपके इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी इस वक्त वो पता नहीं मुझे कानून बना सकते हैं या नहीं, आज से ये कानून नाफिज करें कि जो सरकार को या सरकारी एहलकार को तहाइफ मिलेंगे वो तहाइफ कौमी खजाने में जमा होंगे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं इमरान खान साहब से, मैंने उनके साथ 15 माह काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने कोई हुकूमत से तनख्वाह ली, ना मैंने कोई मराहत ली, ना कोई चीज ली। मैं आपके प्रोग्राम में उनसे कहना चाहता हूं कि जो सुबकी इस वक्त पाकिस्तान की इस इशू के ऊपर पूरे आलम अरब में, आलम इस्लाम में और दुनिया में हो रही है,
उनके लोगों को सामने आना चाहिए। कानून के मुताबिक लिए हैं तो वो बताएं कानून के मुताबिक लिए हैं, नहीं लिए हैं तो इनको वापस करें। क्यों पाकिस्तान की सुर्खी आप करवा रहे हैं? दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। आप जाएं अरब दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि ये घड़ियां बेच देते हैं, यार ये हार चोरी कर लेते हैं, ये क्या, ये वजीर आजम पाकिस्तान का मनसब है, ये कोई आम सिपाही भी करे तो महाराज जुर्म यानी वो दुरुस्त नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी सुर्खी की बात है। और हाफिज ताहिर साहब, आपको पता है घड़ी बेचने का जो वाकया है, घड़ी बेचने की शिकायत कहीं और से आई थी। उनका आज प्राइम मिनिस्टर को फोन भी आया है मुबारकबाद देने के लिए, तो वो सुना है शिकायत उधर से आई थी जब घड़ी बेची गई मिडिल ईस्ट में, तो वो एक हैंडमेड डिजाइनर वॉच थी। ये भी मैं वाजे करता चला जाऊं और साथी दोस्तों से भी कहता हूं, फिर आपके जरिए, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, खालिद अजीम साहब हैं, आप सब लोगों के जरिए मेरी एक नहीफ सी आवाज पहुंचे। कोई दोस्त ने शिकायत नहीं की, ना दोस्त शिकायत करते हैं। जब आपने तोहफा दे दिया, वो कोई तोहफा बेच दे, हाँ गम जरूर होता है कि एक शख्स जो है आपको तोहफा दे और पता चले वो मार्केट में किसी ने बेच दिया, तो अफसोस होता है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई जो है कंप्लेंट कम अज कम मेरे इल्म में, उस दौर में मैं ये चीजें देखता था, मेरे इल्म में नहीं है। दुख और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान की जो इज्जत है, पाकिस्तान का जो एहतराम है, वो हम सबको मुकद्दम होना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अलामा साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, आपसे हमने मजीद भी बात करनी है, लेकिन मलिक साहब, क्योंकि फाइनेंस की, बिजनेस की चीज़ों को सर आपसे बेहतर हमें कोई यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता। अभी कुछ अर्सा पहले जब वज़ीर आज़म साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब ने अपने एसेट डिक्लेयर किए थे, तो उसमें कुछ टैक्सेस का रेशो बढ़ा था। तो क्या ये जो तोहाइफ हैं, ये जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कम कीमत पर उसको खरीद लिया और फिर बेच दिया, तो इसका भी अमल दखल हो सकता है मलिक साहब इसमें? हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी 98 लाख की टैक्स बताई थी तो मैंने उसी दिन ये सवाल उठाया था, बल्कि शायद अगर उस प्रोग्राम का क्लिप हो तो मैंने एज्यूम किया था कि हो सकता है कि ये जो तोशा खाना वाले तहाइफ हैं उसका इसमें अमल दखल हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई कारोबार करते नहीं है, ये उनकी अनाउंस पोजीशन है। मैं पर्सनली भी नहीं जानता कि वो किसी कारोबार में ऐसे में जिसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई मनी मेकिंग का ऐसा बिजनेस या कंसर्न है जिसमें उनका हिस्सेदारी है। तो एक चीज़ जो हो सकती थी मुमकिन तौर पर उनकी आमदन में इजाफे की, वो यही थी कि तोशा खाना के तहाइफ कम कीमत पे वसूल किए, मार्केट में उनको बेचा तो उनकी वैल्यू बढ़ गई, वो उनके एसेट्स में ऐड हो जाती है। वही चीज़ उन्होंने अपनी आमदन के तौर पर दिखाई होगी। इसके अलावा तो मुझे नहीं मालूम कि कोई और उनका ज़रिया आमदन हो जिससे 98 लाख वो कमा सकते हो, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन एक तरीकाकार जो तोशा खाना के तहाइफ का है वो बहुत दुबियस है। एक चीज़ जो आती है, बाहर से तोहफा दिया जाता है, हम भी देते हैं, जब कोई पाकिस्तान के दौरे पर आता है, कोई हाई लेवल ऑफिशियल्स आते हैं, सबको मिलते हैं। किसी को कोई जो हमारी लोकल सुगात है, किसी को बड़ी अच्छी नस्ल का अरबी घोड़ा वो दे देंगे, कोई इधर आएगा तो हम उसको कोई अच्छा घोड़ा दे देंगे, कालीन दे देंगे। उसको अगर कोई पर्सनली लेना चाहता है तो वो हाईएस्ट बिडर को मिलना चाहिए। उसकी कीमत जो भी मुतय्यन की जाती है उसके ऊपर बिडिंग हो, पाकिस्तान के ख़जाने में वो पैसा जाएगा। किसी की ज़ात को तो फ़ायदा नहीं होना चाहिए ना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है ना, ज़ाती हैसियत में तो नहीं है, या कोई वज़ीर है या मशीर है या कोई और हमारे डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं या कोई और फॉरेन ऑफिस से कोई जाता है तो उसको जो भी कुछ मिलता है, जैसे ये हाफिज़ ताहिर साहब कह रहे थे कि ये एडवाइज़र हैं तो इन्होंने कुछ नहीं लिया, इनको कुछ मिले अगर तो वो पाकिस्तानी ख़जाने में जाना चाहिए ना। उसका तो काम ही होना चाहिए कि एक कालीन मिला है, उसकी कीमत है 10 लाख, आप उसको बिड कराएं कि ये तोहफे में मिला कालीन है, प्राइम मिनिस्टर को मिला था, वो सौगात हो जाएगा। सौगात के तौर पर उसकी हो सकता है आपको 50 लाख कीमत मिले और वो कौमी खजाने में जाए, वो क्यों घर जाता है किसी के, ये अफसोसनाक पहलू है। और मलिक साहब, हमारे ये प्रोग्राम के एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि मैंने तो वो घड़ी जो तोहफे में मुझे घड़ी मिली वो मैंने बेची और फिर बेचकर जो सड़क टूटी हुई थी उस सड़क को बनवाया है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने पाकिस्तान का फायदा करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह ये समझ से बाहर है। जाहिद गिशकोरी साहब, मुझे मलिक साहब नहीं, वो मैं आपको बता दूं, ये मेरा इंटरव्यू था किरण, मैं इसकी वजाहत आपको कर दूं। ये हमने एक समा टीवी ने, मैंने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। उन्होंने बनी गाला की जो अपने घर वाली सड़क है उसकी तमीर का जिक्र किया था, किसी पाकिस्तान की और सड़क का जिक्र नहीं था किया। और उसमें मालूम नहीं है कि वो घड़ी है खाली या कुछ और है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एक वाज़े अपना बयान जारी करना चाहिए कि ये इस मालियत की थी और मैंने इतने की खरीदी। इसके ऊपर उनकी ज़ात के ऊपर उंगली उठ रही है। मैं ऑन एयर कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर क्रॉप प्रैक्टिसेस में मुलव्वस नहीं है, मैं अभी भी यही कहता हूँ। लेकिन अभी अगर उन्होंने 100 की चीज़ 20 की खरीदी है तो इसका वजाहती बयान ज़रूर देना चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए। खाली जमा खर्च नहीं करना चाहिए कि फवाद चौधरी कह दे बेच दिया तो बेच दिया, कोई और कुछ कह दे। तहरीरी बयान जारी करें प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है,
कि ये तोहफे थे, इतनी इनकी मालियत थी, 50 करोड़ थी, 20 करोड़ थी, मैंने 2 करोड़ की खरीदी और 14 करोड़ की बेची। ये बयान जारी करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जाहिद गिशकोरी साहब, आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जी आपके पास एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें। किरण, एक बात मैं किरण बिल्कुल ऐसा है, गिशकोरी साहब कुछ अलामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर हम उनकी बात सुन लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अलामा साहब। ऐसे अभी मलक साहब ने कहा, मैं ये बात समझता हूँ, कुछ चीजें अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मामला अगर ऐसा है तो ये इमरान खान साहब का मामला नहीं है। ये उनको जिन्होंने गाइड किया, उनको जिन्होंने इस तरफ मुतवज्जे किया, जैसे अभी मलक साहब कह रहे हैं, तो ये उनको पकड़ना चाहिए। इमरान खान साहब अपने ऊपर क्यों ये लेना चाहते हैं कि वो इस किस्म की के मामले में मुलव्वस हुए? वो बताएंगे। उनको किसी ने अगर गाइड किया था कि ये चीज इस तरह लेके इस तरह कर सकते हैं, तो ये कौम के साथ वजारत खारजा और हमारा प्रोटोकॉल वाले जो है उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जिस ब्यूरोक्रेट ने ये काम करवाया, किसने उनको ये तजावीज दी, किसने उनसे कहा? अशरफी साहब, जो आपने आगाज में बात की थी ना, जो मलिक साहब ने आपसे सवाल किया था, हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जिनके कुर्ते का भी सवाल हो गया था, तो आपको लगता है कि आज खान साहब खड़े होंगे कराची में, जलसे से खिताब करेंगे, एहतजाजी जलसे से, उसमें वजाहत करेंगे इस बात की जो उनके ऊपर ये इल्जामात लग रहे हैं, जो उनके लिए ये बात हो रही है? मैं समझता हूँ खान साहब को आज दो बातें करनी चाहिए। एक, जो पाकिस्तान के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चली हुई है, और उससे बरात करनी चाहिए और उन लोगों से ऐलान ला ताल्लुकी करना चाहिए। और दूसरा, इस हवाले से क्लियर कट, मैंने उनको देखा है, बाकी इल्म अल्लाह जानता है कि वो जाती तौर के ऊपर, मैं नहीं समझता कि अगर कोई उनको कहता कि जी ये करप्ट होगी या इससे नाजायज होगा तो वो ये करते, जो मेरा उनके बारे में राय है। लेकिन आखिर किसने ये किया, कैसे हुआ, और अगर तोशा खाने से जो अब तक की मालूमात आ रही है कि बहुत सी चीजें बगैर कुछ लिए दिए गायब हो गई हैं, तो फिर बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं आपसे ये भी पूछूं कि मैंने खान साहब के साथ काम किया, तो यकीनन लेफ्ट और राइट पर खान साहब के कौन होता है, उनको कौन मशवरे देता है, ये भी अल्लामा साहब को यकीनन पता होगा। बहरहाल जी, आगे प्रोग्राम्स में यकीनन उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जाहिद गिशकोरी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, वो डॉक्यूमेंट जो आप बता दीजिए। जी किरण, बिल्कुल ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरानिया था इस अपने इक़्तिदार का, उसमें कम से कम जो अभी तक इंफॉर्मेशन हैं 58 के करीब गिफ्ट्स उनको मिली थे। उनमें से उसने जो कीमती तरीन थे उनको रिटेन किया है। उसकी जो ओवरऑल, अगर मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल है, उसमें पहला गिफ्ट उनको पहला डेकोरेशन पीस मिला था जो कि 29/8/2018 को मिला था। उसकी 140 मिलियन टोटल कास्ट थी 58 गिफ्ट की, जो उसने रिटेन किए। बड़े इंपॉर्टेंट 15 कीमती गिफ्ट थे जो कि 38 मिलियन उन्होंने पे किया, जो कि 20% थे। और जो कास्ट मार्केट में बाद में हुई उसकी 140 मिलियन की। जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी अंडर डिस्कशन है, उस पर ग्रैप एक वॉच है जो कि डायमंड वॉच होती है, जो जिसकी कीमत तो यहाँ बताई जा रही है कि कम से कम 8 करोड़ है, उसको बेचा गया है, ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक और भी घड़ी है रोलेक्स की, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को एज ए गिफ्ट दी गई थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने रिटेन की थी। 38 लाख उसकी ओवरऑल वैल्यू थी, जबकि 7,56,000 पे किया गया था। उसके बाद रिसेंटली इन रूल्स को चेंज कर दिया गया। पहले 20% था कि आप 20% पे करके रिटेन रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत जितनी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान की और गवर्नर की थी, उनको लिखा था कि आप गिफ्ट की डिटेल दें। 480 एप्लीकेशंस डाली हैं, और सिर्फ गवर्नर पंजाब जो सरवर खान थे उन्होंने मुझे जवाब दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत, जो कि एक उसको गिफ्ट मिला था कालीन का ईरान से, वो उन्होंने रिटेन किया है। बाकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो नहीं शेयर कर सकते। सही और इस तरह कमीशन के पास अपील पेंडिंग में पड़ी। और इसके गिफ्ट्स के हवाले से इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, इससे पहले भी होता रहा है। और मलिक साहब, आपने बड़ी सही बात की कि वो अगर वो भी ये करते थे और खान साहब ने भी अगर ये सब कुछ किया है, तो फिर फ़र्क क्या रह गया है। एक ब्रेक ले रही हूँ, छोटे सा बस आते हैं और इस फ़र्क को डिस्कस करते हैं।
एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। बिल्कुल भी एक अच्छा जुमला नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कहना पड़ रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरह की एक मिसाल दी जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है अब, क्योंकि पंजाब असम्बली में जो कुछ गुलगपाड़ा हो रहा था वो नहीं रुकने में आ रहा है। इजलास का आगाज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर प्रिजनर वैन पहुंचा दी गई है पंजाब असम्बली के बाहर, और अब इसके बाद ऐसा इम्कान है कि शायद कुछ ही देर में इजलास का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि सेम यही मंजर पिछले हफ्ते हमने बाहर देखा था कौमी असम्बली के बाहर, जब वहाँ पर भी प्रिजनर वैन पहुँचा दी गई थी और उसके बाद फिर उस इजलास का आगाज़ हुआ था कि जहाँ पर अदम एतमाद होना थी, उसकी काउंटिंग होनी थी, वरना उससे पहले डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब पंजाब असम्बली में भी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। ये प्रिजनर वैन है, ये बाहर आकर खड़ी हो गई है और उसके बाद शायद लगता है और इम्कान ऐसा है कि अब पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा और जो कार्रवाई होनी है, जो वज़ीर आला का इंतखाब यहाँ पर होना है, हाउस डिवाइड होना है, वो सारा का सारा जो हाउस का बिजनेस है उसका आगाज़ हो जाएगा। दोबारा इजलास बुलवाने की हिदायत मौसूल हुई हैं। अता तारड़ ने ऐसा कहा है पंजाब असम्बली का इजलास आधे घंटे में शुरू होगा एंड गॉड नोज़ बेटर कि इफ्तार से पहले ही वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि एज इट इज़ सिचुएशन अदम एतमाद वाले दिन की तरह मुझे यहाँ पर वज़ीर आला के इंतखाब पर लग रही है, तो वहाँ पर भी यही हुआ था कि जब प्रिजनर वैन्स वहाँ पर आ गई थी तो उसके फ़ौरी बाद ही हमने देखा था कि मामला सेटल डाउन होना शुरू हो गया था। और उसी तरह का मामला शायद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अब जब प्रिजनर वैन्स यहाँ पर आ गई हैं तो उसके बाद शायद कुछ अफ़हाम तफ़हीम हो और शायद फिर ये इजलास का आगाज़ हो जाए। तारड़ भी बता चुके हैं कि ऐसा बता दिया गया है, दोबारा इजलास का आगाज़ करने की के बारे में हिदायत जारी हो चुकी हैं। एनीवे जी एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हेडलाइंस, एंड हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे।